खबर में खुश आमदेद। मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें और फिर अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई पर सीक्रेट एक्ट लग सकेगा। अब सवाल यह है कि अब तो हम निगरान हुकूमत की निगरानी में जा रहे हैं, तो निगरान हुकूमत आमतौर पर इस्तिलाही एतबार से गैर जानबदार होती है, तो क्या जो इससे पहले हाई हैंडेडनेस ये गवर्नमेंट कर रही थी अपोजिशन पर, क्या ये उससे क्या कुछ इज्तनाब करेंगे? ये क्या कहानी है, हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। फिर इंतखाबात क्या नवे रोज़ में होंगे? अजीब साहब, अब तो इंतखाबात के नाम से कुछ दिल बोझल सा हो जाता है और यूँ लगता है कि क्या आर दे गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग, क्योंकि 15 साल से इंतखाबात ही हम देख रहे हैं। और निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्जी का होगा, ये अंदाज़ा लगाना शायद ज़्यादा मुश्किल ना हो। फिर इसके साथ साथ IMF को निगरान हुकूमत, अगर निगरान हुकूमत आगे बढ़ती है, कोई सिलसिला जिस तरह कहा जा रहा है कि हो सकता है इकनॉमिक एमरजेंसी लग जाए, या और ज़ाहिर है पाकिस्तान एक शदीद किस्म के माशी दबाव में है, तो ये क्या सिलसिला चलेगा? मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई एक जयद तो हमारे दोस्त आमिर मतीन साहब, तजिया निगार, साफ़ी, होस्ट, बेशुमार हवाले, हमारे प्रोग्रेसिव दोस्त। हजूर, आपकी तरफ आ रहा हूँ। सवाल मेरा यही है कि अब ज़ाहिर है हम जो है वो इस निगरान हुकूमत की निगरानी में हैं, तो अब क्या रवैया रहेगा इदारों का अपोजिशन के हवाले से, जबकि जो आउट गोइंग कैबिनेट के लोग हैं वो अब ये भी कह रहे हैं कि जो नया ये साइफर का सिलसिला आया है, हरचंद के अमेरिका ने इसकी वजाहत भी की है कि जनाब ये तो हमें बेल आउट कर रहा है, तो क्या खान साहब मज़ीद उनको जो है वो किया जाएगा ग्रिल? जनाब आमिर मतीन साहब। जी कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। पहले तो ये निगरान का लफ्ज इतना बदनाम हो गया है कि इसको ना तब्दील कर देना चाहिए। निगरान होता है जो निगरानी करता है। ये जो पंजाब हुकूमत का खास तौर पे हमारा तजर्बा रहा था, थोड़ा सा केपी का भी, ये निगरानी करने नहीं आए, ये एजेंडे को एक को फॉलो करने आए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बेदरे लोगों को पकड़ा है, मारा है, उठा लिया है, तो उसके बाद ये शिक इसलिए बनाई गई थी कि एक न्यूट्रल एम्पायर होगा और जो है ना शायद बेहतर तरीके से इंतखाबात नॉन कंट्रोवर्शियल करवाए जा सकें। तो अभी तो ये इलेक्शन तो दूर की बात है, पहले ही इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। तो ये मेरा ख्याल आइंदा जो भी कभी भी इस कोई मुनासिब हुकूमत यहाँ पे आ गई तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इससे बेहतर है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होती है उसको कोई शर्म या होता है, उसकी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी होती है। चाहे अपोजिशन जिस तरह की नहीं थी वहाँ पे नेशनल असम्बली में, और बार फिर भी कमेटियाँ होती हैं, साथ में सेनेट जुड़ी होती है, कोई ना कोई चेक्स होते हैं। इनके तो कोई चेक ही नहीं है, तो ये बिल्कुल मादर पितर आज़ाद है। तो निगरान की तो ये कहानी छोड़ दें कि उनका क्या एजेंडा, वो एक रबर स्टैंप है। उनको जो कहा जाएगा, हाँ जो नाम आएगा उसमें सिर्फ दो चीज़ों का देखना जो होता है कि शख्सियत से फ़र्क पड़ता ज़रूर है। जुनेजा साहब आप कुछ तारीख के स्टूडेंट हैं, तो जुनेजा साहब पूरी नॉन पार्टी इलेक्शन के जरिए आए थे, पूरे पाकिस्तान में से ज़ियाउल हक साहब ने चुन के प्राइम मिनिस्टर रबर स्टैंप के तौर पे अपनी तरफ से लाए थे। मगर उन्होंने उन हालात के अंदर भी जितनी मज़ामत की जा सकती थी वो एक तारीखी है, और आज तक मेरे ख्याल हमारी तारीख के अंदर, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर वो सबसे कदावर शख्स सब नजर आते हैं। तो ये शख्सियत से फर्क जरूर पड़ता है कि ये मोहसिन नकवी नंबर 2 होंगे, या जिस तरह कुछ लोग मुदब्बर लोग नाम आ रहे हैं, दिलीप बाज जिलानी साहब, वो जो भी हैं एक फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं, डिप्लोमेट रहे हुए हैं करियर, तो वो एक हद से ज्यादा ओवरडू नहीं करेंगे। तो ये जॉब रिक्वायरमेंट पे है कि वो क्या रिक्वायरमेंट है और क्या है, तो मगर क्लियर तो एजेंडा है क्लियरली। आमिर भाई सॉरी मैं इंटरजेक्ट करूँ, राहील शरीफ साहब का भी नाम आ रहा है और बड़ा शदोमत से आ रहा है, तो उनके चांसेस लग रहे हैं आपको? वो एक रोज की फुलझड़ी छोड़ दी जाती है कारी साहब। मेरा हम सब का यही होना चाहिए कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, जब तक ये नामों की गेम ही नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि वो आखिरी मिनट तक लॉबिंग चल रही है। और मुझे हैरानी ये हो रही है कि आज वो साबिक वजीर आजम और साबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन, सो कॉल्ड जो साबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियासत, वो अभी मीटिंग कर रहे हैं। जो मुझे कानून की समझ है, जो ही सभी तहरील हो जाती है वो साबिक हो जाती हैं, फिर उनके पास वो इख्तियार ही नहीं रहता कि वो अपना ओपिनियन दे सके, नाम सजेस्ट करें और बहस कर सकें। ये ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप, जब असेंबली खत्म होगी तो आपकी मेंबरशिप खत्म होगी, मेंबरशिप खत्म हो गई तो आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई, ओहदा ही खत्म हो गया। सो अब तो उनको इख्तियार ही नहीं है नाम देने का। बहरहाल वो एक ज़ेली बहस है, मगर ये जब तक अनाउंस नहीं हो जाएगा, जब तक ये क्या सराइयाँ रहेंगी, मेरा वो चाह रहे हैं, जो देर लग रही है, मुझे ये शक पड़ता है कि वो इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, वो मोस्ट प्रॉब्ली नवाज शरीफ की तरफ से नहीं हो रहा
बाकी कोई पार्टियां ऐसी नहीं है जिनमें ये दम हो कि वो ना कर सकें, तो वो उनकी तरफ से कोई अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लाने की कोशिश कर रही है। उसका वजह शायद आखिर में इत्तेफाक हो जाए, जो डिले हो रही है उसकी यही एक वजह हो सकती है। किन लोगों में इख्तलाफ है? क्या पीपल्स पार्टी और आप समझते हैं कि ये जो बाकी PDM, ये मुस्लिम लीग नून, उनमें इख्तलाफ है? और क्या इनको भी इतला है या नहीं कि किसने बनना है? इत्तेफाक की जो खबरें आ रही हैं, क्लियरली ये सिर्फ मेरी कोई खबर नहीं है, ये जिस तरह की बयानात आए हैं दरमियान में डार साहब का नाम कभी आ जाता है। वो नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं, तो उससे जाहिर है उनकी मर्जी के ऊपर से पीपल्स पार्टी को इतराज होगा। बाकी मेरा किसी पार्टी को कोई ऐसा इतराज नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का चाह रहे हैं कि वो ये मलबा उन पे ना पड़े, ये आगे 15 महीने का मलबा उन पे पड़ गया। वो कहते हैं कि अगर जनाब जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा और जब उस पर करेगा, अगर ये लगा कम अज कम ये कह सकेंगे ना हमने इत्तेफाक नहीं था किया, ये कम अज कम उस मलबे से बच जाएंगे, तो अगले 6 महीने 8 महीने 10 महीने पता नहीं कितने अर्से की सर्दी चलेगी, तो उन पर ये मलबा नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल वो एक समझ आती है कि वो क्यों इसके लिए ऊपर इख्तलाफ करने, वरना कोई और वजह समझ नहीं, मंतकी वजह नहीं समझ आती। अब आ जाते हैं साइफर के ऊपर। साइफर पे आपने कहा कि टेसिट किस्म का एक इनडायरेक्ट जो है ना वो अमेरिकन उसका उन्होंने इशारा दे दिया है कि ओन कर लिया है। उन्होंने ये कहा है, उस पर कॉमेंट नहीं किया, पर उन्होंने उसके मंदरजात को ओन कर लिया है जब उन्होंने कहा है कि ना उससे तो यही साबित होता है कि हमने इंटरफेरेंस नहीं की। बट क्लियरली उसके अंदर जो नजर आ रहा है कि एक वो आउट ऑफ लाइन गए हुए हैं। ये जुमला कहना कि अगर इनकी नो कॉन्फिडेंस पास होता है तो सब कुछ भुला दिया जाएगा, बाकी उसके अंदर जो है आप देखें असद मजीद साहब जो है ना वो हमारे वन ऑफ दी बेस्ट एवर फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स में उनका शुमार होता है। और इसकी वजह से ही वो हालांकि PTI के अंदर इस साइफर की वजह से बड़े कंट्रोवर्शियल हुए, मगर उसके बावजूद जो है नई गवर्नमेंट ने भी, जो PTM गवर्नमेंट ने उनको रिटेन किया और उनका ओपिनियन मैटर करता है। उनकी जो अपनी असेसमेंट थी उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि अब क्योंकि मैंने कहा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया, मगर अमेरिका ने जब उसके मंदरजात के ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया तो थोड़ी सी उसकी ऑथेंटिसिटी साबित हो जाती है। तो उससे ये क्लियरली ये तो है कि यूक्रेन का मसला था, रशियन विजिट का मसला था और वे आउट ऑफ हिज लाइन। आप भी बड़े फॉरेन पॉलिसी को गौर से देखते हैं। मैं भी अमेरिका 4 साल रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी यही होती थी सुबह स्टेट डिपार्टमेंट जाके, तो इनकी जो जुबान डिप्लोमेटिक होती है उसकी तशरीह करना, उसको गौर से एक पैरा फुल स्टॉप ये मैटर करता है। ये इसकी जो हमारे यहाँ तो हर किस्म का मुबालगा में कर दी जाती है। अच्छा आमिर भाई मैं एक अभी आपने बात की थी, क्योंकि मैं बड़ी रेलेवेंट और हमारी बड़ी डिस्कशंस होती रही हैं। अभी आपने कहा कि जाहिर है इस्तिलाही एतबार से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन एक और भी आजकल बहस चल रही है, और यहाँ नहीं यूरोप में भी चल रही है, और अजीब एक इस्तिलाह आई है डेमोक्रेसी इन रिसेशन। और हमारे यहाँ भी ये एक कहानी बताई गई थी कि ये ग्रेजुअली डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रेंथन होती है। हजूर ये बताएं कि ये जिस मकाम पे हम पहुँचे हैं, मुझे तो लगता है डेमोक्रेसी इज़ ऑन द रिट्रीट, और जो इसके ऊपर काबिज जो टाइकून्स थे वो जो हैं अब उन्होंने आइन को भी आगे लगाया हुआ है, इदारों को भी आगे लगाया हुआ है, अदलिया के साथ जो हुआ, ये कहानी क्या क्या नज़र आती है आपको? वो सियासियात के आप और हमारे जैसे स्टूडेंट जो है ना, जो जितने भी मॉडल डेमोक्रेसी के, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के पाए जाते हैं दुनिया के, पढ़ाए जाते हैं किताबों में, हमारे यहाँ सारे ही वो अपनाए जा चुके हैं। डिक्टेटरशिप्स ऑफ कोर्स रही हैं, पर कौन सी डेमोक्रेसी नहीं आई हमारे पास? हमने जो है बीटी डेमोक्रेसी यूक्रेन की देख ली, सदारती डेमोक्रेसी, फिर हमने कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी देख ली, फिर हमने हाइब्रिड डेमोक्रेसी देख ली, फिर अब ये जो नई है जो पिछले 15 महीने में डेमोक्रेसी, मुझे अभी तक मैंने कोई इस्तिलाह अभी इसके लिए तलाश नहीं की है। आपका दिमाग ज्यादा मुझसे ज़रखेज़ है और आप काजी हैं, जाहिर है इस मनसब पे आपके खानदान के लोग रहे हैं, आप इसकी कोई इस्तिलाह निकाल लें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। पर इसकी इस जो ये नया वर्ष लेकिन आमिर भाई पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ये वर्ष है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने शायद खान बात। जी। और वैसे भी यानी एक
एक निगाह अगर हम अपने इंतहाई देव क़यामत और यानी पोजीशन लीडर और जनाब पीएम साहब को देखें तो डेमोक्रेसी की जो सरबुलंदी है वो भी नज़र आती है। मुझे एक सवाल आखिरी, हुजूर ये बता दें, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, 15 सितंबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, ऐसी कोई इतला है? वो कायद साहब ये पिछले 15 जो है महीने से हम सुन रहे हैं कि जी वो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। मेरा ख्याल है जब अपनी गवर्नमेंट में वो नहीं आए, जबकि उनकी अपनी पंजाब में भी अपनी गवर्नमेंट थी, यहाँ भी अपनी गवर्नमेंट थी, और उनका जो उनके अंदेशे हैं कि बहरहाल जितनी मर्जी अपनी मगर उसके अंदर वो उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उनको फौरन गिरफ्तार करके कार्रवाई जरूर आपको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। पर उसके अंदर अपनी हुकूमतों तो सहूलियात हो जाती हैं कि आज को जेल की बजाय अस्पताल ले जाया जाता है, और आपका जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के बच्चों का हुआ, उन्होंने सीधे ही आए, अदालत में गए, अब तैयार थे, उनके जो है जमानतें तैयार थी, तो वो हो जाता। उसमें नहीं आए तो ये चाहे फ्रेंडली गवर्नमेंट निगरान की होगी मगर अपनी तो नहीं होगी। यहाँ राना सनाउल्लाह तो नहीं है, यहाँ पे वो सूरत हाल तो नहीं कि ऑर्डर दे सकी। एक है उम्मीद करना और तोको रखना, एक है ऑर्डर करना कि हमारी गवर्नमेंट है, ओए जाके आईजी साहब को ऑर्डर किया जाए। अब ऑर्डर नहीं किया जा सकता, एग्जेक्टिव पावर नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है वो आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं जब तक वो क्लियर यकीनन तमाम उनको तसल्लियां दे रही हैं, वो चांस ही नहीं लेंगे। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें किया। आमिर मतीन साहब इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट और बड़ी गहरी निगाह, तवील तजुर्बा, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया है फरिया इदरीस साहिबा ने, एंकर हैं, तजिया निगार हैं, इस्लामाबाद से ही शो करती हैं। बहुत शुक्रिया फरिया इदरीस साहिबा। आप चूँकि आप तो इस हुक्मरानों के शहर के ऐन वस्त में हैं, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि अब ये तो पूछना मुझे क्लीशे लगता है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, जिस तरह वो इंडिया का प्रोग्राम होता था कौन बनेगा करोड़पति, मगर ये बताएं कि क्या मनाज़र नज़र आते हैं इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन के बारे में लोग बड़े डाउटफुल हैं कि शायद होते नज़र नहीं आते और हम निगरान हुकूमत की निगरानी में शायद तादेर रहना पड़े। इस पर आपकी क्या राय है? इलेक्शन के बारे में काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। इलेक्शन के हवाले से तो आप ठीक कह रहे हैं, ये दुनिया की मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में, हालांकि पाकिस्तान की तारीख में बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के बैकग्राउंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी ये बड़ी अचंभे की बात है कि पहली दफ़ा देखा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, डिले होंगे, 3 महीने तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। ये पहले से ही कह दिया गया है, इससे पहले कि इंटरिम सेटअप आए। फिर मैंने एक बात कही थी कि मैंने ये बड़ी बड़ी लाडली हुकूमतें देखी, बड़ी बड़ी नापसंदीदा हुकूमतें देखी, लेकिन पहली दफ़ा मैंने निगरान हुकूमत लाडली देखी है, और लाडली भी आउटगोइंग गवर्नमेंट की, जो खुद बैठकर कानून साजी करते हैं, उनके लिए तकलीफ़ उठाते हैं, सर जोड़ते हैं, वह पूरी कोशिश करते हैं कि वो आएँ और तगड़े होके आएँ, और जो काम हमने नहीं किए या हम करना चाहते थे या हमारे जहन में थे तो वो कर ले, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इलेक्शन के हवाले से भी इतनी बड़ी अलायंस में है इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी कारकर्दगी के ऊपर। सारा दारोमदार इस बात पर है कि इलेक्शन आगे हो जाए तो शायद हमारा कोई तरीक़ाकार बने वापस हुकूमत में आने के लिए। सो मैंने पूछा भी, मैंने MQM के लीडर्स से पूछा, मैंने PMLN के लीडर्स से पूछा कि वजह क्या है कि आप लोग इतनी खुशी खुशी आई मीन एक वाहिद काम जो होता है एक सियासी शख्सियत का, वो इलेक्शन होता है, पूरी आपकी गेम ही इलेक्शन के ऊपर होती है, तो वजह क्या है कि इलेक्शन से इस कदर राह फरार है? लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। और आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि तमाम मामलात होने के बावजूद, और जो मरीम नवाज साहिबा खुद कहती रही हैं कि पलड़े बराबर होंगे तो इलेक्शन होंगे, एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मरीम नवाज कि वो खुल के तो बात करती हैं, बता देती हैं कि प्लान साफ वो टेबल पे अपने कार्ड्स रख के साफ बात तो करती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वो पलड़े बराबर एक मुझे और बात बताएं, तो काफ़ी हद तक बराबर मुझे और बात, एक पलड़ा तो जमीन पे गिर चुका है जी। हाँ हाँ, नहीं पलड़े तो और भी खुल गए हैं ना। जो लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है इसको इलेक्शन कमीशन को कि हजूर जो बाकी मादा हजरात हैं जिन्होंने बेपनाह तोशा खाने को मतलब निशाना बनाया है, तो लेकिन मैं एक और सवाल आपसे, इतना राजदारी, इतना इसरार, इतनी पुरस्रारियत कभी हमने नहीं देखी किसी निगरान हुकूमत के मार्ज वजूद में आने की इतनी, तो इसकी कोई ख़ास वजह है?
इसकी मैं एज ए ऑब्जर्वर आपको एक तो जो मेरे जहन में एक बात आई काजी साहब कि वो लोगों की फीलिंग्स इस वक्त क्या होंगी। आप देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कौन बनी का करोड़पति की तरह का सस्पेंस है, लेकिन इसमें कभी किसी का नाम ऊपर जाता है, कभी किसी का नीचे आता है, फिर किसी का ऊपर जाता है, और ये बड़े वसूख से खबरें आ जाती हैं कि फ़लाना शख्सियत अब बनने जा ही रहे हैं, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं है, फिर मामला चेंज होते हैं। सारे इतने सारे लोग हैं हुकूमत के अंदर और बहुत सारे ताकतें हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा सोचने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है। एंड देन अगेन देखिए, ये एक मामूली इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आ रही है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब ये बिल्कुल संजीदगी से मैं ये बात कह रही हूँ कि ये एक बड़ी खास किस्म की इंटरिम गवर्नमेंट है। अच्छा, मुझे एक सवाल मुझे फ्रिया पूछने दें, क्योंकि मुझे एक चीज़ याद आ गई। कल मियां शाहिद साहब हमारे साथ थे, आपके कोलीग और हमारे कोलीग, वो कह रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट आ रही है इसके टास्क में से एक टास्क एक इंतहाई बेरहमाना एहतसाब करना भी है। पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाबात होंगे। ये लाइन मैंने मियां शाहिद साहब से बारो की है। तो क्या इनके पास ये मैंडेट भी होगा या ऐसा भी कुछ हो रहा है? और उनका ये भी कहना था कि इवन जो गवर्नमेंट आउट गोइंग है, इसमें भी अगर लोग जो हैं किसी मैल प्रैक्टिस में पाए गए तो वो भी उनके गिर्द भी एक शिकंजा कसा जाएगा। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट डू यू थिंक हैपनिंग? अगेन बेरहमाना एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी के वादे हमने बहुत सुने हैं, बल्कि हमने जब बिलीव किया उस वक्त हमारे बड़े हमें बताते थे कि मत बिलीव करें, ये बार बार आते हैं पाकिस्तान में सीज़न और फैशन की तरह बार बार चले जाते हैं। लेकिन अब तो हमने अपनी आंखों से ही देख लिया कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हुआ कि वादे होते हैं एहतसाब के, मगर मामला कुछ और होता है। लेकिन जो आप लेजिस्लेशन को अगर देखें काजी साहब, जो बिल पास कराए हैं हुकूमत ने आखिरी चंद दिनों में, उससे मामला इतना सादा भी नहीं नज़र आ रहा। ख़ास तौर पे ये आप इसको अच्छी खबर कह लें या बुरी खबर कह लें, हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, मीडिया के लिए यकीनन आगे आपको नज़र आ रहा है कि मामलात सख्त होने जा रहे हैं। नो टॉलरेंस पॉलिसी का भी जिक्र सुनाया हमने। ये भी बताया गया कि पहले बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, पाकिस्तान के अंदर एक ओपन फील्ड बना ली है, कभी किसी की प्रॉक्सी नज़र आती है, कभी किसी मुल्क की प्रॉक्सी नज़र आती है, कभी किसी और ताकत की प्रॉक्सी नज़र आती है फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। और अब ये सोच लिया गया है कि हमने वक्त ज़ाया नहीं करना, इनको फ़र्दन एड्रेस करके या उनसे इंगेज करके एक ऐसे तरीक़ेकार होना चाहिए कि यू हैव टू कट देम टू साइज़। सो येस, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, और कोई भी हुकूमत जिसने इलेक्शन में जाने वो नहीं चाहती होगी। अगरचे हम इस मामले में कह सकते हैं कि बड़ा बेरहम तरीके से कोशिश तो किया मीडिया के ऊपर भी कदगन लगाने की, PDM की गवर्नमेंट ने भी, लेकिन आप सोचें कि अब इससे भी 2 स्टेप आगे जाना है, तो वो इंटरम सेटअप की जिम्मेदारी होगी अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक और बड़ा मामला जो ज़रूरी है, ज़ाहिर है हम IMF की डील में है, और अभी तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो महंगाई हुई है, जो मामलात मुश्किल हुए हैं, अभी उसका असल इम्पैक्ट आना है आइंदा कुछ महीनों में। इसकी भी बहुत बड़ी वजह है कि नई आने वाली गवर्नमेंट ये समझती है कि ये टाइम पीरियड निकल जाए और उसके बाद ही इंतखाबात हों। नहीं, ये टाइम पीरियड, खैर बात तो ये भी हो रही है, 7 माह से 2 साल की बात हो रही है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात, ये कहानियाँ आप ठीक कहती हैं, दोहराई गई। मुइन कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए, शौकत अजीज़ साहब शौकत अजीज़ साहब तशरीफ़ लाए, मगर उसका नतीजा जो निकला वो आपके और हमारे सामने है। तो क्या ये जो 7 माह से 2 साल वाली कहानी है, ये ज़्यादा क्रेडिबल लगती है? मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी अगर ये इंटरिम सेटअप बहुत ज़्यादा आगे चला जाए, 3 साल भी चला जाए, लेकिन इसका सारा दारो मदार जो है वो इस सेटअप की परफॉर्मेंस के ऊपर भी होगा। किसी के लिए बारे में भी हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती। फिर आप ये भी बात याद रखें कि हम इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी PTI, वो भी कहते फिरते थे कि हम तो जी 10 साल के लिए आ गए, हम 15 साल के लिए आ गए। सॉरी, मतलब इस पर मुझे शायद हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है पाकिस्तान की कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ और पता नहीं होता कि मामला क्या है। जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं हर वक्त वैसे नहीं होती। सो अच्छे इंटरिम सेटअप की ये तो एक जनरल कंसेंसस हो गया है कि 6 महीने तक या 9 महीने तक
अभी नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होंगे, क्या कारकर्दगी रहती है? इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो किस तरीके से इसको रेसिप्रोकेट करती हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है इलेक्शन के हवाले से? अभी तक हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली कोई पाकिस्तान पर ऐसा दबाव नहीं है कि आप इलेक्शन की तरफ ज़रूर ही जाएं। नहीं, बल्कि हम अगर इसको देखें, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्पोक्स पर्सन बोले हैं, जो टूटने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है, अभी जो ये इनके स्पोक्स पर्सन ने एक जो स्टेटमेंट दी है अमेरिका की, वो से तो साफ जाहिर होता है कि वो मौजूदा हुकूमत से या हमारी अपोजिशन से मेरे ख्याल में उन्होंने कोई नहीं है, इस हवाले से उन्होंने कहा कि कोई गलत काम नहीं हो रहा। राहील शरीफ साहब के हवाले से मैंने पहले भी आमिर मतीन साहब से पूछा था, तो वो भी क्या एक सीरियस कंटेंडर हैं? मैंने नाम सुना है आप ही की तरह काजी साहब, इसके हवाले से कुछ लोगों ने बात की है। जनरल राहील शरीफ, जब उनसे मेरी लास्ट मुलाकात आज से कुछ साल पहले हुई थी, उस वक्त तक तो उनका ख्याल था कि वो नहीं, उनका कोई भी इरादा है वापस पाकिस्तान की सियासत में कभी भी आने का, लेकिन अब उस बात को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद से एक मुलाकात हुई मेरी उनसे, जिस वक्त इस वक्त जो पुराने आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा, वो जब जा रहे थे उस वक्त जनरल राहील शरीफ भी वहाँ पे एज अ गेस्ट मौजूद थे। फॉर्मर चीफ्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और वहाँ पे भी बड़ी, आपको ये बात पता है अच्छी तरीके से कि जनरल राहील शरीफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्मी चीफ्स, तो बड़े लोग उनके गिर्द इकट्ठे हुए थे, पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। वो बार बार यही कहते हैं, उनका मौक़िफ़, क्योंकि मैंने उनसे इंटरव्यू में भी पूछा, वैसे भी पूछा, हम लोग गए थे एक, बल्कि जिस जर्नलिस्ट ट्रिप पे हम गए थे वहाँ पर अरशद शरीफ साहब भी मौजूद थे हमारे साथ, और वहाँ पे ये बात हुई। उस वक्त तक तो ही वॉज़ वेरी क्लियर कि मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन नाम आया है, मुख्तलिफ जगहों से आया है। हुकूमती हलकों की तरफ से इस पर कोई ख़ास राय नहीं दी गई। आप ये भी देखें, इसमें अगर हम कनेक्ट द डॉट्स करें तो जो हलके हैं पॉलिटिकल, उन्होंने एकदम से ये बात जो कहना शुरू की है कि होना सियासतदान चाहिए, होगा सियासतदान, तो ये भी सोचने की बात है कि उनको ये बात क्यों कहना पड़ी। ऐसा कौन सा नाम था कि जिसकी वजह से उन्होंने फिर सोचा कि होना सियासतदान चाहिए। लेकिन मैं आपको, अगर हम मुख्तदर हलकों की बात करते हैं, कल तक ये बात वाज़ेह तौर पे कही जा रही थी कि जिलानी साहब के नाम पे कंसेंसस हो गया है। ये भी कही गई थी कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर गए हैं GHQ, जो कि अपनी अलविदाई मुलाकात के लिए, कि वहाँ पर भी ये बात हुई है और फिर एक कंसेंसस हुआ है जिलानी साहब की बात के ऊपर, लेकिन 90% कहा जा रहा था। और फिर हमने देखा जिलानी साहब को मुबारकबादें दी गई, उन्होंने थैंक यू किया, उन्होंने इसको कंफर्म किया कि ही विल बी द नेक्स्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कोई बात हतमी तौर पर नहीं होती जब तक कि वो फाइनल हो जाए पाकिस्तान में। सो आज हमने देखा कि वो नाम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हुआ नज़र आया है और अब एक और नाम फ्लोट हो रहा है। उससे 2 दिन पहले तक सबको लग रहा था कि शेख साहब जो हैं वही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे। सो अभी हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया। और ये आप तो जाने कि इस मुल्क में 10% कब 90% हो जाए और 90% कब 0 हो जाए, इसका कुछ पता नहीं चलता। वतन अजीज़ है, बड़ी प्यारी जगह है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ मज़ीद खबरें हैं और कुछ मज़ीद मेहमान होंगे। हम अहम मौज़ूआत को टेकअप करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एतजाज़ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेशुमार हवाले इनके तारुफ के। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब। मैं ये पहला आगाज़ में जो आपसे ये तोशाखाने का जो मामला था, इस पर आपकी राय, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी, लीगल राय भी सुनी। इसकी एक और डायमेंशन जो सामने आई है, और वो ख़ास तौर पर जो एक पटिशन भी डाली गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि अगर ये जुर्म है, जो कि अभी तक सेशन कोर्ट के फैसले के मुताबिक जुर्म है और आज उनकी ज़मानत भी इस केस में नहीं हुई तोशाखाना में खान साहब की, तो जो बेशुमार लोग हैं जिन्होंने तोहफे लिए और इसी जुर्म का इर्तिकाब किया, तो डू यू थिंक कि वो भी इस नेट में आएंगे? क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल ही डिक्लेयर नहीं किया हुआ। कैसे देखते हैं इसे आप? मेरा राब्ता शायद मेरी आवाज़ जी एतजाज़ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है कि कोई राब्ते में थोड़ा सा, चलें हम ट्राई करते हैं। इसके साथ साथ मैं, यानी ये जो मैंने बात एतजाज़ साहब से पूछी वो यही थी कि ठीक है, हम अभी तक तो अदालत ने उसे जुर्म करार दे दिया है। मुमकिन है कि इससे ऊपर वाली अदालत और उससे भी ऊपर वाली अदालत जो है इस सज़ा को रिटेन रखती है या इसको तो फिर इसका मतलब ये हुआ, ये तो बड़ा घिनौना जुर्म है और यकीनन है।
कि आपने लिए ये, इस बात को तो छोड़ देना, इस बात की जो 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 इस पर हम वैल्यू जजमेंट नहीं देते कि हुक्मरानी में इस तरह का कानून भी होना क्या ज़रूरी है, मगर हम क्या करें, वतन अजीज़ में इस तरह होता रहा है। मगर फिर जब एक अदालत ने यह कह दिया है कि जनाब ये जुर्म है, इस पर आपको 3 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है, 1 लाख जुर्माना भी आपने देना है, तो फिर क्या जिन लोगों के नाम आए हैं, तो जी एतजाज़ साहब, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ राब्ते में, तो मेरा सवाल अगर आपने नहीं सुना था तो मैं दोबारा अर्ज़ कर किए देता हूँ कि ये जो जुर्म है, अगर ये जुर्म है अब तक जिस तरह तोशा खाना, तो इसकी सरजद करने वाले तो दर्जनों हैं, तो क्या अब इस नज़ीर के बाद, इस फैसले के बाद उन पर भी जो है कोई होगी, जद में आएंगे? जी बहुत सारे, फिर तो हर कोई आएगा। ये तो ज़ाब्ते के मुताबिक, जब ज़ाब्ते कोई जुर्म बना दिया है, ज़ाब्ते के मुताबिक, अब ज़ाब्ता था जो उसके मुताबिक ही सारे वज़ीर आज़म पहले के भी और बीच में शौकत अजीज साहब भी और दीगरान इस्तेमाल करते रहे तोशा खाने को। तो इसमें कोई कानून की आंख में तो कोई फर्क नहीं नजर आता, कि नाम का फर्क होगा और कानून की आंख में कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आता। अच्छा एतजाज़ साहब, ये फरमाइए कि मैं खान साहब के केस की तरफ आता हूँ। अभी तो ज़मानत अभी इब्तदाई तौर पर तो इट वाज डिनाइड, तो डू यू थिंक, सब लोग कह रहे थे कि 3 साल की सज़ा एक लंबी सज़ा नहीं होती, और आम तौर पर, और हमने देखा भी कई केसेस में ज़मानतें हुई, बल्कि ज़मानतों के बगैर भी मुलज़म जो है माशाल्लाह दिन दहाड़े वो निकल गए जिधर जाना था उन्होंने। तो इधर भी कुछ ऐसा मामला होगा या लगता है कि एक लंबा अरसा वो हैं जेल में? इसमें इस केस में तो नहीं ज़्यादा देर रख ही नहीं सकते। इस केस में तो उसको असूली तौर पे आ जाना चाहिए था, इसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बाहर आ जाना चाहिए था इस वक्त तक इस केस में, क्योंकि इसमें बहुत जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसका पाबंद है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाबंद है, और ये यहाँ 20 क्या सैकड़ों जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मैं आपको उसका खास हवाला देता हूँ, 1999 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिपोर्ट पेज 2589, ये केस है जिसमें 5 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये शॉर्ट भी समझी जाएगी, और शॉर्ट सेंटेंस, और शॉर्ट सेंटेंस में कोई इतना वो नहीं होता, वो उसमें मुलज़म को रखा नहीं जाता जेल में, बल्कि उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। असूल ही ये है, सस्पेंड कर दिया जाता है और मुअत्तल कर दिया जाता है, उसको रिहा कर दिया जाता है, वो जामनों की कस्टडी में चला जाता है। जहाँ वो पहले जेल की कैद में होता है, कैद व बंद में होता है, वहाँ अब जामनों के कस्टडी में चला जाता है। तो ये अजमल मियां साहब चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उनका फैसला है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का भी रिसेंटली आया हुआ फैसला है जिसमें 7 साल को भी शॉर्ट सेंटेंस समझा है, कोई मेरिट्स पे नहीं गया, कोई कुछ नहीं, 7 साल को शॉर्ट सेंटेंस समझ के उन्होंने कहा है कि ये तो शॉर्ट सेंटेंस है, इसमें तो बेल और सस्पेंशन ऑफ जो सेंटेंस वो एज ऑफ राइट ही हो जाना चाहिए। तो इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं कि क्या जुर्म था, क्या कुछ था, क्या शहादतें थी, क्या कुछ। तो ये तो रूटीन में, मेरा तो ख्याल था कि आमिर फारूक साहब जिन पे लग रहे हैं इल्जामात इसके बायस के और तअस्सुब के, वो इस केस के उसमें बेल दे के और फिर सेंटेंस सस्पेंड करके बड़ी आसानी से कुछ पॉइंट्स कमा लेंगे, कह सकेंगे कि जी अगर मैं मुतअस्सब होता तो मैं पहले दिन ही क्यों ना उनकी बेल ले लेता और सस्पेंड कर देता। अच्छा, या अब कोई किसी और के साथ देखें, इस केस में एक आध बड़ी अनोखी वारदात हुई है। वारदात ये हुई है कि वो जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया है कोई 1 बजे, और 1 बजे इस्लामाबाद में, और 1:10 पे पुलिस, पंजाब की पुलिस जिसके पास कोई वारंट नहीं, कोई कागज नहीं, कोई इख्तियार नहीं, वो क्यों, तो सजाएं तो होती रहती है मुल्ज़िमों को कई सारी। अब ये तो नहीं कि सक्खर में किसी को सजा हो और वो बैठा हुआ बंदा गुजरात में हो तो मैं पुलिस को गुजरात की को बुला के कहूँ पकड़ो इसको,
वो एक पूरा ज़ाब्ता है, उस ऑर्डर की कॉपी आनी है, सदका कॉपी मिलनी है, उस पे उन्होंने डायरेक्ट करना है कि किस थाने में जाके किस थानेदार को आपने ये देना है, और वारंट उसमें फिर आपको इमदाद करनी है आपको इसे। अब ये कोई 7-8 घंटे का मामला था जो एकदम ही हो गया, और ये यहाँ पुलिस पंजाब की जैसे के बैठी भी थी उनको उसको गिरफ्तार करने के लिए, और अच्छा। जैसे कि उनको पहले से पता था फैसला क्या आ रहा है, ठीक, जैसे कि जज साहब ने बता दिया था और उनके साथ तयशुदा था कि ये फैसला आएगा, सजा होगी और कैद उसमें उसको गिरफ्तार आपने करना अच्छा है। एतजाज साहब, मैं एक चीज़ और में एक और मामला आ गया है, और वो ये है कि अभी अब साबिक वज़ीर दाखिला फरमा रहे थे कि जो ये साइफर का जो मामला आया है इसमें सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है, तो ये सीक्रेट एक्ट क्या है, इसकी सजा खुदा न खास्ता अगर ये हो किसी को तो ये कितना संगीन मामला हो सकता है? नहीं, वो तो काफी संगीन हो सकता है, सजा भी ज्यादा है। और साइफर का तो एक्चुअली मजाक बन गया है, पता नहीं साइफर को क्यों ये लिए फिरते हैं। साइफर है एक साबिक अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर, वो लिख रहे हैं अपने फॉरेन ऑफिस को और प्राइम मिनिस्टर को कि जी इस तरह मुझे मेरे से गुफ्तगू की है एक अमेरिकन ने जो ये चाहते हैं कि रजीम चेंज हो, बस मैं मुख्तसर अर्ज करता हूँ, और वरना हमारे साथ सलूक ठीक नहीं होगा। अब वो सफीर साहब भी मौजूद है, और साइफर में उसको डी क्लासिफाई करने वाली अथॉरिटी कौन है? डी क्लासिफाई करने वाली उसको अथॉरिटी है ही प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को जो ऊपर मुकदमा चला दें कि तुमने डी क्लासिफाई किया, हालांकि उसने डी क्लासिफाई नहीं किया, ये गया उसी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर डी क्लासिफाई कर सकते हैं? He is the authority. He is the chief executive of Pakistan. He is the authority. He is the government. ओके, बहुत शुक्रिया राज हसन साहब, आप हमेशा हमें वक्त देते हैं और बड़े एक मुतदिल ओपिनियन और बड़ी इतदाल के साथ हमें चीज़ें समझाते हैं। एक ब्रेक है, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो हमने हमेशा देखा है कि जब निगरान हुकूमतें आती हैं तो सॉरी मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, मैं बाद में वजाहत करता हूँ। आते हैं एक ब्रेक के बाद, इस मैशत पर भी एक निगाह डालते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ मैशतदान जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं, उनसे हम आज कुछ अवामी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर ये बताइए कि एक जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़ा हम पे करम किया, रियासत बचा ली उन्होंने, और जो इन्फ्लेशन और महंगाई थी उसमें बली का बकरा आवाम बन गए। तो एक तो ये बताइए वो कौन सी रियासत है जो बच जाती है इस तरह, और आवाम, और फिर ये जो निगरान आए हैं और जो इन्हें माशी कुछ फैसले करने का इख्तियार दिया गया है, तो जो अब बाकी मादा इन्फ्लेशन या महंगाई हमने IMF की शराइत के हवाले से करनी है, तो अब ये काम ये करेंगे बाकी मादा रियासत को बचाने के लिए? मैं कोशिश करता हूं कि दो हिस्सों में आपके इस सवाल का जवाब दूं। एक तो जो अब पिछले 5 साल की है, एक अगर हम अंदर अपने झांक कर देखें तो ये बात यहाँ हो गई है कि हल्के हल्के टिंकरिंग से, यानी कि इकोनॉमिक टिंकरिंग से, छोटे छोटे काम करने से, कीमतों को बढ़ाने से ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। जो एनर्जी सेक्टर है, जो हमारा जिसका बहुत बड़ा बोझ लोगों पर आ रहा है, इनएफिशिएंसीज में भी और कीमतों में भी, जो हमारा पैदावारी सलाहियत है, जो हमारी एक्सटर्नल का खसारा है, जो हमारा मालियाती खसारा है, 7 से 8% का मालियाती खसारा पिछले कई साल में चलता रहा, जिसका मतलब है हम रेवेन्यू भी नहीं कलेक्ट करते और हम एक्सपेंडिचर्स में भी बहुत ज़्यादा हैं। इससे क्या बात सामने आई है? देखें, बात तो क्लियर सामने आई है कि ये जो हम छोटी मोटी तरमीम करना चाहते हैं, इससे बात नहीं बनने वाली। पाकिस्तान की इकॉनमी को एक सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करना है, टैक्स का रिफॉर्म करना है, SOE से जान छुड़ानी है। क्या आपको 5 साल में ये चीज़ें दिखाई दी या नहीं दी? ये सवाल आपने पूछना है। मेरे ख्याल में शायद हम उस हद तक वो काम नहीं कर सके, और इसलिए बोझ जो है इनएफिशिएंसीज का भी और कीमतों के बढ़ने का भी लोगों पर बढ़ता ही रहा। रुपए की कदर में कीमत हुई, तब्दीली हुई, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लोगों पे बढ़ के आई। ये है एक ओवरऑल तनाजुल। इसमें जब आप केयर टेकर्स को देकर जा रहे हैं
तो ये जो केयर टेकर है इसमें एक बात बहुत मुख्तलिफ है। मैंने 2 केयर टेकर्स के साथ काम किया है। हम केयर टेकर के टाइम पे सिर्फ जो डे टू डे मेजर्स हैं वो ले रहे होते हैं। एक तो एम्पावरमेंट कर दी गई है कि आप 4 चीज़ें कर सकते हैं। आप मल्टीलैटरल्स और IMF से बात कर सकते हैं, आप PPP पे काम कर सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे, आप इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। अब ये कोई छोटी एम्पावरमेंट नहीं है। तो ये बात अयां हो गई है कि आपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट करनी है अगले 5 से 6 माह जितने अरसा भी ये हुकूमत रहती है। आपने IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करना है। आपने उसके बाद कुछ कलीदी फैसले इन्वेस्टमेंट के लिए करने हैं जो SIFC के अंडर हैं। सवाल ये है कि क्या केयर टेकर इतनी प्रिपेयर्ड होगी कि वो ये सारे काम कर सके, जो काम हम कई दिहाइयों से खड़े किए हुए हैं हमने, और हम नहीं मैं कर माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे ज़्यादा इस्तेफादा कर सकूँ। ये जो 4 फ़राइज़ आपने गिनवाए हैं जो कि बड़े अहम हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, मगर ये 90 दिन में तो हो पाएंगे या फिर इन्हें मज़ीद वक्त चाहिए होगा? इतने जल्दी में तो काम नहीं हो सकता SOEs को निकालना। हर चंद के वो जो कौंसल बनी है वो मुबर्रा है उन तमाम कवानीन से जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बने थे कि फ़ौरन जो मर्जी बेचते, हम पूछ भी नहीं सकते। तो 90 रोज़ में तो ये काम होते नज़र नहीं आते। नंबर 1। नंबर 2, हमने अब क्या क्या बेचना है और पीछे रह क्या जाएगा? तो एक तो ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है कि हमें उम्मीद जो है वो एक रीजनेबल लगा कर रखनी चाहिए। जो PIA हम पिछली 2 दिहाइयों में नहीं बेच सके, जो फेस्को पिछले 26 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर है, जो हम LNG पावर प्लांट्स नहीं बेच सके, तो हम कितनी जल्दी इनको ऑफलोड कर पाएंगे? क्या हम सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट ही आउटसोर्स कर पाएंगे? इसके अलावा कुछ चीज़ें UAE, दुबई, जो आपके मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं और जो CPEC 2 हैं उसके अंडर शायद बातचीत चल रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स उनको ऑफर किए जा रहे हैं। सो लेट्स होप कि कुछ उनमें से आ जाए। इससे जो ज़्यादा कलीदी काम है सर, वो है कि आपने IMF के प्रोग्राम को, जो 23वां प्रोग्राम पाकिस्तान ने एंटर किया है, 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं, एक इनकम्प्लीट प्रोग्राम जून में छोड़कर आ रहे हैं। क्या आप 9 माह में इसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि जब केयर टेकर बाहर जा रही होगी, लेट से हम एक डेट अगर सोचते हैं, मैं जनवरी फरवरी मेरे जहन में आता है, इसलिए कि डीलिमिटेशन और सारा काम करने के लिए जो नया सेंसस है उसमें इतना वक्त दरकार होगा। मार्च से पहले इलेक्शन होने हैं, इसलिए कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज जो है सेनेट का टूटा हुआ है। सो अगर हम ये टाइम का तयन करें तो आपको IMF का रिव्यू भी कराना है, प्रोग्राम के अहदाफ भी कंप्लीट करने हैं और IMF को कन्विंस करके किस्त भी लेनी है। डॉक्टर साहब एक और बात जो तिश्ना न रह जाए आम आदमी के हवाले से, जो मैंने पूछा था शुरू में, कि इसमें अब जो और कितनी प्राइस हाइक स्लैब करनी पड़ेगी जो नहीं कर सके खुदा न खास्ता जो पिछली गवर्नमेंट है, तो ये इसमें वो क्या और मज़ीद हमें शराइत पूरी करनी पड़ेंगी और उसका असर आवाम पे क्या होगा? तो एक तो मैं लोगों को कहता हूं कि कीमतों का जो बढ़ना है, जो बढ़ने का भी तनासुब है, यानी कि अभी 27-28% बढ़ रही हैं पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, ये अगले 2-4-6 माह कम नहीं होगा। बिजली का पास थ्रू हुआ है 20 से 25% का, पेट्रोल और शायद अभी हाई स्पीड डीजल दोनों जो हैं उनकी कीमत में रद्दोबदल होगा, इसलिए कि इंटरनेशनल कीमत भी बढ़ गई है और रुपए की कदर में भी कमजोरी आई है। एक और पिटिशन जो इस वक्त ओगरा ने एग्री की हुई है और नोटिफाई की डॉक्टर साहब हुई है, एक और बात आपसे बड़ा मुझे यानी मिलती है। एक तो ये जो इंटरेस्ट रेट है और जो बिजली है, ये कैसे रिवाइव होने देगी इस मुल्क की मैशत को? ये तो सबसे बड़ा बॉटलनेक ये है इंडस्ट्री। पहला रिफॉर्म जो आने वाली हुकूमत ने करना है, अगर मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है तो वो एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करने से बात नहीं बनेगी, डिसरप्ट करना पड़ेगा, डिस्कोस को छोटा करना पड़ेगा, फिर उनको ऑफलोड करना पड़ेगा। LNG पावर प्लांट्स, नंदीपुर, इन सब को आपको ऑफलोड करना पड़ेगा। आपको रेगुलेटर ठीक बनाना पड़ेगा। आप बारहा रेगुलेटर को स्ट्रेंथन नहीं होने दे रहे। आपको ये सारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसको एक्सपर्ट्स को लाकर जो है इसको रद्दोबदल करना पड़ेगा। आपको गैस से डोमेस्टिक से निकालनी पड़ेगी और बिजली डालनी पड़ेगी ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो। ये सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात किए जा रहा हूँ। ये क्यों है? सर्दियों में 8,000 मेगावाट से 10,000 मेगावाट की खपत,
गर्मियों में 25 से 30 हज़ार मेगावाट की खपत। आप सोचें कि अगर गैस ना दे रहे हों और उसी गैस से बिजली बना रहे हों, तो आपकी जो बिजली जाएगी घरों में, जो कि गर्मी भी आपको देगी, जो आपको हीटिंग भी करेगी, आपका खाना भी पकाएगी, गीज़र भी अच्छा चलाएगी। डॉक्टर साहब तो आप ये सोचें एक और सवाल, यानी आपने कह दिया कि जो आज तक प्राइवेटाइज नहीं कर सके तो अब ये इतनी जल्दी कैसे करेंगे, और प्राइवेटाइजेशन में फिर किस दिन आपसे लंबी नशिस्त करूँगा, मगर ये फरमा दीजिए कि कीपिंग इन व्यू ऑल द इकोनॉमिक मिरेकल्स जो इस रूलिंग और या आपकी जो फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट ने माशाल्लाह अब तक मुझे की हैं, उसको देखते हुए क्या समझते हैं कि ऑल दीज हरक्यूलियन टास्क्स जो आप बता रहे हैं, डू यू थिंक दे हैव द कैपेसिटी और इवन द विल टू डू दैट? आपने मेरे दिल की बात सामने रखी है। पाकिस्तान इज़ इन अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस। HR इज़ पॉलिसी। ये तब चीज़ें मुकम्मल होंगी। बाहर से खाली पैसे लाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ये काम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। मिडल ईस्टर्न इंटरेस्ट भी है, पर आपको एक प्रोफेशनल सेटअप बनाना पड़ेगा जिसमें आप इस चीज़ को लंबा चला सकें। प्राइवेटाइजेशन को, इन्वेस्टमेंट को, एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के लिए, IMF को कंप्लीट करने के लिए, ये 4 चीज़ें हम बड़ी कलीदी मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके लिए एक प्रोफेशनल सेटअप बनाइए, उसको जो आपकी रेगुलर ब्यूरोक्रेसी है और रेगुलर पॉलिटिक्स है। मैं अब रोकना तो नहीं चाह रहा था आपको, वक्त की दीवार डॉक्टर साहब बड़ा एक वाज़ेह अंदाज में हमें बता रहे थे, मगर सवाल ये है, ये तमाम साइंसदान जिनका हमने जिक्र किया है, जिन्होंने मैशत को यहाँ तक लाए हैं, और फिर खैर से एक तीसरा दौर भी हमारी जमहूरियत का ख़त्म हुआ है, तो मुझे इस पर ख़त्म करता हूँ कि क्या इसी साथ महरूमी गमताब की खातिर मैंने वसत वादी याम में कांटों के कदम चूमे थे। अच्छे दिनों की दुआ के साथ इजाज़त, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।